नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए प्रचार थम चुका है, लेकिन अब छठे चरण के लिए सारे राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए उतर चुके हैं। प्रदेश के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर रविवार यानी कि कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। राज्य में हो रहे चुनाव के 5वें चरण में 61 सीटों में से 13 सीटें आरक्षित हैं। 5वें चरण के 12 जिलों में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कल होगा। सभी नेताओं ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। आपको यह भी बता दें कि राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में सबसे ज्यादा 70% मतदान बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर हुआ था, जबकि 2012 के चुनाव में बाराबंकी की ही रामनगर सीट में 67.90% वोट पड़े थे। तो कल 12 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और आपको बता दें कि कल 5वें चरण का मतदान और 7 चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें 5वें चरण में हैं। अब 5वें चरण के प्रचार के लिए सभी नेता जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। तमाम दिग्गज अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे। चुनाव प्रचार थम चुका है। चुनाव आयोग अब पूरी तैयारी के साथ कल मतदान के लिए उतरेगा और दिग्गजों ने, तमाम नेताओं ने यहां पर मतदाताओं से भी वोट करने की अपील की है। इधर यूपी में 5वें चरण के लिए कल मतदान होगा, लेकिन तैयारी 6वें चरण की भी पूरी जोरों शोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में नजर आ रही है। इसी क्रम में आज सीएम योगी ने अंबेडकर नगर की 2 विधानसभा, कटेहरी और अकबरपुर में जनसभा को संबोधित किया है और इस दौरान सीएम योगी सपा, बसपा और कांग्रेस पर सिलसिलेवार निशाना साधते नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकार में यूपी दंगों के कारण बदनाम होता था, जबकि अब विकास की बात होती है। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना में 2 बार सबको राशन दिया है, लेकिन 2017 के पहले ये राशन सपा के गुर्गे खा जाते थे, जबकि उससे पहले बसपा का हाथी खा जाता था। तो वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, हॉट सीट है ये, उसके आसपास योगी का लगातार ये दौरा है। के वर्तमान के अनुयायी आज राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और भाइयों बहनों, उनके द्वारा राम भक्तों का अपमान किस रूप में किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, 12 से 17 के बीच ये सारा का सारा पैसा, ये सारा का सारा जितना भी पैसा था, ये समाजवादी पार्टी के गुर्गे खा जाते थे। और भाइयों बहनों, उससे पहले गरीबों का ये राशन बहन जी का हाथी खा जाता था। हाथी तो इस समय फिसल रहा है ना, कभी इधर जाता है कभी उधर जा रहा है। जब पिछली बार हाथी से लड़े होंगे, इस बार वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे होंगे। अब उनसे पूछना चाहिए, जब हाथी उनका वजन नहीं संभाल पाई है तो साइकिल तो ऐसे पंचर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और जो ये राशन खाने वाले हैं गरीबों का, भाइयों बहनों, इन्हीं के लिए हमने बुलडोजर बनाया है। समझ गए ना बुलडोजर की ताकत को? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाता है और बेईमान और भ्रष्टाचारी नेताओं की और माफियाओं के ऊपर भी जब चढ़ता है तो उन्हें खूब रगड़ते हुए आगे बढ़ता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर एक तरफ राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। गोरखपुर में अनुराग ने कहा कि सपा की सरकार में बिजली के तारों पर लोग कपड़े सुखाते थे। यूपी की जनता ये सब जानती है, जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या देंगे। उन्होंने सपा पर वार करते हुए कहा कि अखिलेश काशी गए थे तो शिव मंदिर क्यों नहीं गए। उन्होंने ये भी कहा कि लोग सिंदूर और भगवा रंग से डरते हैं। समाजवादी पार्टी के बसपा कांग्रेस आई के दावे फिस होंगे, क्योंकि ये लोग जनता के बीच में रहे नहीं, गरीबों के उत्थान के लिए किया कुछ नहीं,
नहीं तो उत्तर प्रदेश की हालत ना होती। जिन्होंने राम भक्तों को भूना, कर दो उनका ईवीएम सूना। अखिलेश जी के दिल में दर्द क्यों है? रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं जाते? आखिर अगर अखिलेश जी वहां पर गए तो राम मंदिर क्यों नहीं गए? काशी गए तो काशी विश्वनाथ धाम देखने क्यों नहीं गए? भोलेनाथ के आशीर्वाद लेने क्यों नहीं गए? क्योंकि ये लोग डरते हैं सिंदूर लगाने से भी, चूड़ियां पहनने से भी और भगवे से भी। मैं इतना ही कहूंगा, बुलडोजर वहां चलता है जहां माफिया ने जमीन पर कब्जा किया है, और उस कब्जे की जमीन को छुड़ाकर गरीब को ही आवासीय पट्टे पर भूमि पक्का मकान बनाने के लिए दी जाती है और पक्का मकान बनाकर दिया जाता है, विश्वविद्यालय बनाकर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ जो बिजली मुफ्त में देने की बात करते हैं, अखिलेश जी की सरकार के समय तो बिजली नहीं आती थी, बिजली की तारों पे कपड़े सुखाए जाते थे, वो मुफ्त में क्या देंगे? जो टोटी चुराते थे वो रोटी क्या देंगे? जो बिजली नहीं पहुंचाते थे बिजली मुफ्त क्या देंगे? तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा परेड ग्राउंड में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण से सपा गठबंधन ने बड़ी बढ़त बना ली है, कई जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। पूर्व सीएम ने कहा कि छठे चरण में बलरामपुर के लोग बीजेपी का खाता नहीं खुलने देंगे। बलरामपुर के लोग डबल इंजन सरकार की झूठ की पटरी को उखाड़ फेंक देंगे। 2017 से बीजेपी की डबल इंजन सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार और अन्याय हुआ है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना महामारी आने पर लोगों को दवा के लिए तरसना पड़ा। अस्पताल में बिस्तर में ऑक्सीजन न मिलने से लोगों की जान चली गई। हजारों लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार सही आंकड़ा नहीं बता पाई। जनसभा के दौरान सपा मुखिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी जमकर निशाना साधा। मैं अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि सरकार बनेगी तो हमें बजट से अलग से अगर पैसा रखना पड़ेगा किसानों की मदद के लिए, तो बजट से अलग से पैसा रख करके किसानों का 15 दिन के अंदर भुगतान होने का काम होगा। किसी को धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा, चीनी मिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपका धान लूट लिया गया, धान लूट गया कि नहीं लूटा धान, कोई कीमत नहीं मिली। और जब आप खाद लेने गए होगे तो आपको खाद नहीं दी सरकार ने। बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी? ये बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी? तब मुझे याद आया कि हमारे अपने गरीब लोगों ने कभी न कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा होगा। पहले वो पार्ले जी का पैकेट बड़ा आता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाने का काम किया, पैसे उतने ही रह गए, लेकिन पैकेट छोटा होता हो चला गया। बताओ छोटा हो गया कि नहीं हो गया? बीजेपी वालों ने बोरी की चोरी वहीं से सीखी है। और याद रखना किसान भाइयों, अभी तो ये 5 केजी निकाल रहे हैं, अगली बार सरकार बन जाएगी तो हो सकता है 10 किलो निकाल ले। 28 बैंकों का पैसा लेके एक उद्योगपति भारत छोड़ करके चला गया। बताओ वो उद्योगपति जो भागा है वो कहां का है? बताओ ये कोई पहला उद्योगपति भागा है गुजरात का? इससे पहले भी जितने लोग भागे हैं पैसा लेकर के, सब वहीं के हैं वहीं के नहीं हैं? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, इनकी शकल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? इधर हम परिवार वाले लोग हैं, हम उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर जाएं तो याद रखो जो परिवार वाले हैं वो कभी भी घर पे खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ खाने का सामान लेके जाते हैं। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जब घर जाओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते जाना। इधर यूपी चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए कांग्रेस की ओर से दाव लगाया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 से 5 मार्च तक वाराणसी में कैंप करेंगी। इस दौरान वाराणसी और आसपास के जिलों का दौरा करेंगी। 3 मार्च को छठे चरण में बलिया में होने वाले चुनाव के लिए प्रियंका का इस इलाके में
होना महत्वपूर्ण चुनावी रणनीति मानी जा रही है। सभी कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ चुनावी जनसंपर्क और सभा करती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी। इस बारे में छत्तीसगढ़ के मंत्री और कांग्रेस के सचिव राजेश तिवारी को वाराणसी कांग्रेस की ओर से एक रूपरेखा भेजी गई है। राजेश तिवारी ने कार्यक्रमों को फाइनल करके प्रियंका गांधी के निजी सचिव को फिलहाल भेज दिया है। राजेश तिवारी 1 मार्च को वाराणसी आकर अन्य पक्षों का भी जायजा लेंगे। आपको ये भी बताते चले कि प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सलमान खुर्शीद और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। 2 से 5 मार्च के बीच रोड शो के लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। अगर अनुमति मिल जाए तो प्रियंका गांधी का रोड शो भी होगा। गोरखपुर यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़, और जब बात योगी की आती है तब बात यूपी चुनाव की आती है। इस चुनाव में बीजेपी 350 सीट जीतने का दावा यूं ही नहीं करती है। इसकी भी एक खास वजह है, शायद वो कार्यकर्ताओं के समर्थन और अति उत्साह की वजह से। वो कैसे, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जज्बे, जुनून और कुछ कर गुजरने के दृढ़ संकल्प के साथ ये व्यक्ति गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र खजनी का रहने वाला है। इसका नाम पुरुषोत्तम अग्रहरि है, जो दोनों पैरों से दिव्यांग है। पुरुषोत्तम अग्रहरि अपनी एक्टिवा स्कूटर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बैनर लगाए रिकॉर्डेड सॉन्ग के साथ प्रतिदिन सैकड़ों किलोमीटर गाड़ी चलाकर बीजेपी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इनका मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगों के लिए जितना किया है उतना पिछली सरकारों ने नहीं किया। ये कई दशकों से योगी आदित्यनाथ से सीधा जुड़ाव रखते हैं। इनका मानना है कि इस बार योगी आदित्यनाथ 350 से ज्यादा सीटों के साथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिव्यांग पुरुषोत्तम अग्रहरि उस समय सुर्खियों में आ गए जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसी प्रचार के दौरान हमारे जनता टीवी संवाददाता सुभाष गुप्ता ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं दिव्यांग पुरुषोत्तम अग्रहरि क्या कह रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर जिले के खजनी विधानसभा का मैं रहने वाला हूँ। ये बताइए कि आप रोजाना सैकड़ों किलोमीटर चल रहे हैं और बीजेपी के लिए इस स्कूटी पे लगातार प्रचार कर रहे हैं। माइक भी आपने लगाया है, बाकायदे गाना भी उसमें बज रहा है और बाकायदे प्रचार कर रहे हैं। ये जज्बा कहाँ से और क्यों? ये जज्बा हमारे अंदर शुरू से ही है। मैं 2002 से ही जुड़ा हुआ हूँ और परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और परम पूज्य महाराज जी की देन है कि हमारे हौसले पर परम पूज्य महाराज ही हौसले को बढ़ाए हैं, क्योंकि परम पूज्य महाराज जी ने शुरू से ही हमको हमारे हौसलों को सलाम किया, सम्मान दिया है। उन्हीं की देन है कि मैं आज मैं 2002 से और आज तक अभी मैं भाजपा में जुड़ा हुआ हूं और भाजपा के लिए दिन रात अनवरत कार्य करता हूं। ये बताइए कि 5 साल सरकार रही है योगी जी की, तो क्या दिव्यांगों के लिए कुछ ऐसा किया उन्होंने? परम पूज्य महाराज जी ने 5 साल के अंदर दिव्यांगजनों के लिए बहुत कुछ किया। दिव्यांग सबसे पहली बात है कि उन्होंने 5 साल के अंदर 2 बार पेंशन बढ़ाया, 300 से 500 किया और 500 से 1000 किया। कभी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है क्या आपकी? मान ली गोरखपुर के आप रहने वाले हैं और डेली 100 किलोमीटर मेहनत कर रहे हैं, मुलाकात हुई है कभी? जी, उनसे मुलाकात हम लोग की हमेशा होती है, हमेशा होती है। परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मेरे पर हमेशा रहता है और जब वो आते हैं गोरखपुर में तब हम लोग मिल लेते हैं। कितने किलोमीटर डेली आप बाइक चला रहे हैं? इस बाइक से आप जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? एक दिन में एक विधानसभा मेरा तय होता है और 100 से 150 किलोमीटर तक मैं बाइक चलाता हूँ डेली। दोनों पैर से दिव्यांग पुरुषोत्तम अग्रहरि को आपने सुना। कहीं ना कहीं इनको जो हौसले हैं या ये 350 सीटों की जो दावा बीजेपी कर रही है, ऐसे ही कार्यकर्ता के बल पे कर रही है, क्योंकि ऐसे कार्यकर्ता जिस तरीके से जज्बा है, जोश है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। 10 तारीख को ये तय होगा कि इनके बातों में कितना दम है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छठे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। कुशीनगर के खड्डा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी निषाद पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की और कहा कि बीजेपी ने हमेशा ही गरीब, किसान और समाज में पिछड़े हर आदमी के विकास के लिए काम किया है। आगे की योजनाएं भी ऐसी बनी है कि लोग भी आत्मनिर्भर होंगे। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए सभी जिलों में जनधन खाते खुलवाए तो विपक्षी दल के नेता इस योजना का मजाक बना रहे थे। चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश यादव जी को गरीब के बैंक खाते से क्या मतलब। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण पर नड्डा ने कहा कि जब बीजेपी के नेता राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे तब सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। सैकड़ों गोलियां चलने के बाद भी हम खड़े रहे। रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत किसी और पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता आएगा या बीएसपी का कोई नेता आएगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड रख सकेगा क्या? रख सकेगा क्या? ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत अगर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए हम लोग कहते हैं जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी। जब हम राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और हम खड़े रहे थे, रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। आप बताइए भव्य राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो तहार वोट के कितना मतलब बात समझ आया? कितना आपके वोट की कितना महत्व समझ में आ रहा है ना? बताइए। ये राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में ऑक्सीजन संरक्षण के लिए प्रायोजनिक टैंक स्थापित कर दिया गया है। इसकी मदद से मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो जाएगी। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि कतर फाउंडेशन की ओर से भारत सरकार को 7 प्रायोजनिक टैंक दिए गए थे, जिसमें से एक स्थापित यहां पर किया गया है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों के बीच प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। इधर यूक्रेन में हालात बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पूरे मामले पर चिंता जताते हुए कहा है कि उत्तराखंड के सभी जिलों के प्रशासन द्वारा भेजी जा रही सूचनाओं के आधार पर पूरी जानकारी विदेश मंत्रालय को भेजी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अभी तक कुमाऊं मंडल से कुल 60 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी है। पूरी तरह से उनको सकुशल लाने का कार्य तेजी से चल रहा है। जैसा कि यूक्रेन के हवाई अड्डे ध्वस्त हो चुके हैं, जानकारी आई है, तो पड़ोसी राज्य जो है हमारे, आपको सब पता है, रात दिन अखबारों में और हमारे चैनल से में आ रहा है, उनके माध्यम से यहाँ लाने के लिए रात दिन हम काम कर रहे हैं और कई लोग आ भी गए हैं। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड वासियों को लेकर प्रदेश की राजनीतिक गर्मी भी बढ़ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 दिन पहले यह आशंका थी कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, तो ऐसे वक्त में कदम उठाए जाना चाहिए था। प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री धामी सिर्फ और सिर्फ ये बात जानकर कि वो पुनः सत्ता में वापसी नहीं कर रहे, इसलिए अपने खजाने भरने में लगे रहे। अवैध खनन के पट्टे जो हैं वो बैकडेट में करते रहे, वो शराब का कारोबार करते रहे या शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की कवायद करते रहे। और उधर जहां 15 दिन से ये कवायद लगाई जा रही थी, कयास लगाई जा रही थी कि जलजला हो सकता है, रूस आक्रमण कर सकता है, उसके बावजूद पहले तो केंद्र सरकार की ओर से हीला हवाली हुई कि एडवाइजरी देर से जारी होती है और ऊपर से करेला, ऊपर से नीम चढ़ा हमारे उत्तराखंड सरकार ने सारा जो है कमी बेसी पूरी कर दी। जब वो डाटा भी नहीं जुटा पा रही है कि उत्तराखंड के कितने लाल और कितने लोग वहां गए हुए हैं।
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के समस्त जिलों में बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज के बाद से राजधानी समेत अन्य जिलों के मौसम में परिवर्तन रहेगा और मौसम साफ रहेगा। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि अगले 2 दिन उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।